तो ड्रैगन के ग्लिम्स को देखने के बाद सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, जिस चीज के लिए मैं एक्चुअली क्यूरियस था, वो था इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नाम, और जो कि सैडली बिल्कुल भी सलार के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के नाम से मैच नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने सोचा था इस चीज को एज अ पीक लेवल डिटेलिंग के तौर पर वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब ठीक है, प्रशांत नील का ये आइडिया होगी वो ब्लैक वेस्ट। हाँ, वही सलार के सेट पे शूट कर रहे होंगे। नहीं, केजीएफ का सेट जो बाद में सलार का सेट बन गया, अब वो ड्रैगन का सेट बन गया है, वहां पर शूट कर रहे होंगे। और प्रभास अभी जस्ट शूटिंग करके निकले हैं, तो नई नई होगी तो पहन ली होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो सुन ली ट्रोलिंग, आ गया मजा। अब मैं थोड़ा डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से इस चीज का एक लॉजिकल आंसर दे दूं, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो डिफेंड कर लूं। क्योंकि कोई कुछ भी बोले, नील भाई साहब ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, पहले वो खुद ट्रेंड बनाते हैं और फिर अपने ही ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं। आई मीन ही हैज हिज ओन यूनिक डार्क फिल्म मेकिंग स्टाइल। ओके भाई, तुम्हें सच में लग रहा है ना कि ये ट्रोल करने की मूड में है, इसको पसंद नहीं आया ये ग्लिम्स? नहीं यार, मुझे पसंद आया ये ग्लिम्स, एंड आई एक्चुअली लव्ड दैट फैक्ट कि जो सलार पार्ट 1 सीज फायर के दौरान प्रशांत नील के लिए जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था ना ऑडियंस की तरफ से, कि यहाँ पर मूवी बहुत ज्यादा ही डार्क हो गई है, तो उन्होंने ऑडियंस की उस कंप्लेन को, उस क्रिटिसिज्म को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया और यहाँ पर उसको सुधारा है इस मूवी के अंदर, ये कह सकते हैं। क्योंकि सलार के मुकाबले यहाँ पर कई सारे वाइब्रेंट फ्रेम्स हमें नजर आ रहे हैं, एंड आई होप कि मूवी में भी ऐसा ही हो, सिनेमेटोग्राफी वाइज एक कंसिस्टेंसी हमें नजर आए, इतनी ही आशा करता हूँ। अब यहाँ पर बात करें अगर इस पूरे ग्लिम्स में जो हमें एक स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, जो एक कैरेक्टर मोन्टाज हमें दिखाया जाता है एक डायलॉग के थ्रू, और वो डायलॉग कितना मेटाफोरिकल है यहाँ पर इनके कैरेक्टर्स के लिए, वो समझते हैं। रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर अपनी बात को स्टार्ट करता है बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से, जहाँ रुक्मिणी वसंत सबसे पहले कहती है कि ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट, एंड फिर अफगान ट्रेडिंग कंपनी के विलन्स की लिस्ट में से पहला विलन इंट्रोड्यूस होता है दादा सरकार, अ बॉस ऑफ अफगान ट्रेडिंग कंपनी। और अब इस कैरेक्टर के लिए लाइट का मेटाफोर कुछ ऐसा है कि सृष्टि में यहाँ पर लाइट से ही पूरे इकोसिस्टम की शुरुआत हुई है, बिल्कुल वैसे ही अफगान ट्रेडिंग कंपनी की स्टार्टिंग, शुरुआत भी इसी कैरेक्टर की वजह से, यानी कि दादा सरकार की वजह से हुई होगी, उसी ने किया होगा। बेसिकली जैसे लाइट पूरे इकोसिस्टम एंड लाइफ का फाउंडेशन है, वैसे ही दादा सरकार भी अफगान ट्रेडिंग कंपनी का फाउंडेशन है, ही इज द फाउंडर। और फिर वो कहती है एंड देन गॉड क्रिएटेड स्काई एंड द वाटर, और फिर इसी मेटाफोर के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सेकेंड एंड थर्ड कैरेक्टर से, जो कि यहाँ पर दोनों ही दादा सरकार के सगे बेटे हैं। अब सगे इसीलिए बोला क्योंकि सरनेम सगों को ही मिलता है, और अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो सरनेम ना होता। और अब थर्ड कैरेक्टर का जो नाम है वो है सुजॉय सरकार, ये यहाँ पर दादा सरकार का बड़ा बेटा ही लग रहा है, ये मैं उसके अपीयरेंस को देखकर कह रहा हूँ, और उसकी जो कंपनी के अंदर पोस्ट है उसको देखकर कह रहा हूँ। ये कैरेक्टर एटीसी के अंदर सेकंड इन कमांड है, यानी कि तुम दादा सरकार का राइट हैंड ही मान सकते हो, यानी कि उसके बाद यही डिसीजंस लेता है। अब देखो, जैसे स्काई हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर करता है अर्थ के लिए, और यहाँ पर एक ब्रीदेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो यहाँ पर वो वाटर साइकिल को भी मैनेज करता है, यानी कि उसे ड्राइव करता है। तो एटीसी में सुजॉय का भी काम कुछ ऐसा ही हो सकता है कि जो बाहरी फोर्सेस है ना, जो कि यहाँ पर एटीसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है या फिर हार्मफुल है, उनसे एटीसी को बचाना, और यहाँ पर उसके अंदर यानी कि कंपनी के अंदर एक एनवायरमेंट, एक ब्रीदेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, ताकि कंपनी ग्रो कर सके, यही काम हो सकता है सुजॉय का। और यहाँ पर ड्राइविंग द वाटर साइकिल वाली जो बात है, उससे हम आते हैं अपने अगले कैरेक्टर के ऊपर, थर्ड कैरेक्टर बॉबी सरकार। अब जैसे यहाँ पर सुजॉय सरकार अपने अटायर से और बिहेवियर से काफी अकाउंटेबल लग रहा था ना, उतना ही ज्यादा अनअकाउंटेबल और अय्याश यहाँ पर बॉबी सरकार लग रहा है, उसके बिहेवियर, उसके अटायर से। बट बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म ही इज द वजीर ऑफ एटीसी, और इस कैरेक्टर को यहाँ पर वाटर की तरह रेफर किया जा रहा है। अब ये बॉबी अपना काम अच्छे तरीके से करता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो ये नाम है ना, जो ये टैग है वजीर, उसको वाटर के कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूँ कि जैसे वाटर नेचुरल एनवायरनमेंट को शेप करता है ना वेदर सिस्टम के थ्रू, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके भाई का काम है यहाँ पर इस कंपनी को बचाना, और इसके बाप ने इस कंपनी को बनाया था, तो यहाँ पर इस कंपनी को एक शेप प्रोवाइड करना, और उस शेप यानी उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं ये देखना, ये इसका काम है, एक वजीर का काम है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई है कि एक राइवलरी हो सकती है इन दोनों भाइयों के बीच में, जैसे स्काई इज ड्राइविंग द वाटर साइकिल ना, बिल्कुल वैसे ही सुजॉय सरकार भी यहाँ पर अपने छोटे भाई यानी कि बॉबी को अकाउंटेबल होने के लिए मजबूर वगैरह कुछ करता होगा, और इस तरह से इन दोनों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं होंगे। आई एम जस्ट गेसिंग ऑन दिस पॉइंट। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर रुक्मिणी वसंत का कैरेक्टर आगे कहता है कि देन गॉड क्रिएटेड लैंड एंड द वेजिटेशन, और ऐसा में 4
फोर्थ कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि है जिनका नाम है राव और जो कि अकाउंटेंट है एटीसी के। अब इनका मेटाफोर भी काफी ऑन पॉइंट है। जैसे यहाँ पर इस प्लेनेट के लिए वेजिटेशन एंड जो लैंड है वो एक बैकबोन की तरह होता है लाइफ के सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी के सर्वाइवल के लिए बैकबोन की तरह ही होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ही होता है अकाउंटेंट। और फिर रुक्मणी जी कहती है कि देन गॉड क्रिएटेड सन, मून एंड स्टार्स, और इन तीनों ही चीजों का रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है एक ही कैरेक्टर को, और वो है विक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम रशिया। अब देखो जैसे सन एनर्जी प्रोवाइड करता है, मून यहाँ पर स्टेबलाइज करता है सीजन्स को, और स्टार्स हमें दिशा दिखाते हैं, और ये तीनों ही काम यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं किसी भी बिजनेस में। जैसे कि यहाँ पर बिजनेस को प्रॉफिट्स यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना और यहाँ पर उसको स्टेबलाइज करना सीजन्स के हिसाब से, और स्टार्स जैसे दिशा दिखाते हैं वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम यहाँ पर जितना हो सके डिस्ट्रीब्यूशन को ग्लोबल लेवल तक ले जाना और बिजनेस को आगे की दिशा दिखाना ही होता है। और अब इसके बाद रुक्मणी जी कहती है कि ऑन द 6th डे गॉड क्रिएटेड क्रीचर्स इन द सी, और इन्हीं सी क्रीचर से रिजेंबल करवाने के लिए हमें स्क्रीन पर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जब ये डायलॉग चल रहा होता है, जनरल दुरान अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉर्ड ऑफ सोमालिया। और इसके बाद यहाँ पर इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर रुक्मणी वसंत बोलती है कि अ बर्ड इन द स्काई, और तब हमें अफ्रीका एंड यूरोप के डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है जिसका की नाम बड़ा भारी लग रहा है मुझे, मैं नहीं लेने वाला। और अब जनरल दुरान और ये भाई साहब के बीच में कुछ हो सकता है क्योंकि अब तुम जो सोच रहे हो वो नहीं सालो, ये दोनों अफ्रीका से हैं इसीलिए। और फिर वो बोलती है देन गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और जो कि हमें साक्षात इस फ्रेम में दिखता भी है, घोड़े भी है और जो ट्रेनर है वो भी है, वो एक ह्यूमन है। और अब ये जो पूरा ट्रेनर वाला सीन है ना, इससे मुझे जॉन विक के एल्डर की तो याद आई है, लेकिन इनका जो काम है वो शायद अलग ही होने वाला है ट्रेनर का। अब यहाँ पर मैं सिर्फ गैस ही कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेनर है ना और उनके जो 91 डेथ्स है, जो उनके ट्रेनीज है, ये सारे लोग अफगान ट्रेडिंग कंपनी का हिस्सा तो है बट यहाँ पर एज अ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ये एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इनके अपने रूल्स हो सकते हैं, अपने रेगुलेशंस हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। और फिर रुक्मणी जी कहती है कि ऑन द 7th डे गॉड रेस्टेड एंड द डेविल वाज बोर्न। ओके, तो चलो फिर यहाँ पर इस डेविल की बात करते हैं। और एक और चीज है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी टेलिंग पैटर्न को लेकर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने सलार वाली गलती ना करते हुए अपना जो पूरा वर्ल्ड वो क्रिएट कर रहे हैं उसकी लोर को यहाँ पर 1 साल 1 महीना पहले इसी ग्लिम्स में ही क्लियर कर दिया, ताकि ऑडियंस अभी से ही फेमिलियर होना शुरू हो जाए यहाँ पर जो प्रशांत नील ड्रैगन मूवी के अंदर वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं उससे। क्योंकि सलार के साथ यही प्रॉब्लम हो गई थी कि सलार का ट्रेलर यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभास अन्ना के नाम पर ही बेचा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मूवी के अंदर सेकेंड हाफ में इतनी डेंस इन्फॉर्मेशन आ गई कि ऑडियंस उसे पचा ही नहीं पाई, और इसीलिए नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैल गया सलार को लेकर। और जियो हॉटस्टार पे जब मूवी आई तब लोगों ने कहा ये तो नशा है भाई, ये तो नशा ही हो गया, कितनी भी बार देखूं मजा ही आता रहता है। अरे यार, तो इसी वजह से इस पूरे ग्लिम्स को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रशांत नील वही सलार वाली स्टोरी टेलिंग का पैटर्न इस ड्रैगन मूवी में यूज नहीं करने वाले हैं। जैसे सलार पार्ट 1 सीज फायर पूरी देवा के इर्द गिर्द घूमती है, पूरा खानसार उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो शायद यही सिमिलर अप्रोच हमें ड्रैगन में ना देखने को मिले। यहाँ पर जो 2 ट्रेडिंग कंपनीज है, गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी एंड अफगान ट्रेडिंग कंपनी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस हो और एनटीआर का कैरेक्टर लूजर इस अफगान ट्रेडिंग कंपनी का सिर्फ एक हिस्सा हो। एंड इफ यू नोटिस यहाँ पर ये जो पूरी हैप्पी बर्थडे वाली फ्रेम है ना, वहां पर हमें इनका जो नाम लूजर दिखाया जाता है उसके नीचे नोटिस करो असैसिन इन चीफ लिखा हुआ है, यानी इसका सीधा मतलब ये बनता है कि जो लूजर है उसकी अपनी एक टीम है, और क्या पता वो पूरे असैसिन्स की टीम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट टीम हो जिसको की लीड करते हैं एनटीआर यानी कि लूजर, और उन्होंने यहाँ पर अफगान ट्रेडिंग कंपनी को सिर्फ ज्वाइन किया है पैसों के लिए। और ये मैं कह पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सिंपल ट्रोप इन इंडियन मूवीज की अपना जो हीरो रहेगा मास मसाला मूवी के अंदर वो किसी के अंडर काम तो नहीं करने वाला, और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के अंडर काम करेगा भी तो उसके तेवर हमेशा 7वें आसमान पर ही रहेंगे, और जो कि लूजर के डायलॉग सुनकर हमें लग भी रहा है। और अब एकदम एंड में यहाँ पर इन सारे विलन्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस मूवी के, और वो है अनिल कपूर। अनिल कपूर का कैरेक्टर रघुवीर राठौड़, चीफ ऑफ नार्कोटिक्स ब्यूरो इंडिया। और अब तुम सोचोगे कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी तो यहाँ पर अफगानिस्तान में बेस्ड है, और यहाँ पर जो गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी
है वो बर्मा में बेस्ड है, गोल्डन ट्रायंगल में बेस्ड है। फिर यहाँ पर रघुवीर राठौड़ इंडिया के नार्कोटिक डिपार्टमेंट से क्या कर लेंगे, तो तुमने एक डिटेल को मिस कर दिया है। यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में ही जो हमें मैप दिखाया गया था ना, वहां पर गौर करो। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी है, उनके नाम में ही ट्रेडिंग आता है, तो पोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही ना उन्हें, और वो जरिया उनके लिए इंडिया है। एटीसी यानी कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी के लिए यहाँ पर वो मुंबई का पोर्ट है, और यहाँ पर गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के लिए वो कोलकाता में बेस्ड है उनका पोर्ट। और अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर रघुवीर राठौड़ भी पोर्ट के ऊपर ही बैठे हुए हैं। ओके, सो दिस इज इट, इतना ही नोटिस कर पाया मैं। अगर तुमने कुछ नया नोटिस किया है इस ग्लिम्स के अंदर तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।